हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। टारगेट यूपी पीसीएस प्री 2021 के नाम से जो सीरीज चल रही है उसका आज चौथा वीडियो है। ठीक है, इसमें हम इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट्स आपको बताएंगे जो कि आपकी परीक्षा से संबंधित होंगे। परीक्षा के रूप में आपके प्रश्न में कहीं ना कहीं कभी कभी आए भी हैं वो, और आने की संभावना भी होगी। इन सब चीज़ों को कवर करते हुए हम कोशिश ये करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में, आपके पेपर में मिल जाए, और ये इसी नोट्स से ही मिले आपको, कि आपको ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का जो लेक्चर है, टारगेट यूपी पीसीएस प्री 2021। आप फिर से बोल रहे हैं कि वीडियो को ज़रूर देखिए, अच्छा खासा आपको फ़ायदा भी मिलेगा, और देखने के साथ साथ उसको समझने की भी कोशिश करिए। 1 से 2 बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा वो। और अंतिम समय है तो भाई लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। यूपीएससी में भी अभी आज पेपर हुआ है, तो यूपीएससी के पेपर में भी अच्छे खासे प्रश्न आए थे, तो इसलिए अभी से लग जाइए अच्छे से, और जितना भी दिन है उतने दिन तक आपको आराम नहीं, मेहनत करनी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ये बात हम डेली बोलते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, कि आप पेपर को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं या फिर अपने साथ मतलब 1 साल का और गैप लेना चाहते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो काम है वो हम अपना काम बड़े ईमानदारी से और बखूबी निभाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय भाई, राष्ट्रीय आय जो है आर्थिक या देशीय सीमा की संकल्पना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स हमने पढ़ाया है तो उसमें हमने आपको बताया भी है कि आर्थिक सीमा होता क्या है। हमने देश की राजनीतिक सीमा भी बताई है, दूतावास, वाणिज्य दूतावास, सैनिक प्रतिष्ठान, दो से अधिक देशों के मध्य चलाए गए जाने वाले जलयान, वायुयान, ये सब आपके आर्थिक सीमा क्षेत्र में आते हैं। इकोनॉमिक्स से भी अच्छे खासे प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं, और आप देखेंगे तो जो हमने नोट्स बनवाए हैं, जो हमने पढ़ाए हैं क्लास में, वहीं से प्रश्न पूछे गए, वहां से अच्छे खासे प्रश्न हुए हैं। ठीक है, तो आर्थिक या देशीय सीमा की जो संकल्पना है, एक आर्थिक सीमा क्या है? एक देश की सरकार के द्वारा प्रशासित वह भौगोलिक सीमा होती है जिसमें व्यक्ति, वस्तु, पूंजी का निर्बाध संचालन होता है। ये परिभाषा यूएनओ के द्वारा दी गई है। ठीक है, आर्थिक सीमा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो राजनीतिक सीमा आती है, फिर आपका देश का विदेशों में दूतावास है, वाणिज्य दूतावास है, सैनिक प्रतिष्ठान भी हैं, निवासियों के द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य चलाए जाने वाले जलयान, वायुयान जो होते हैं, मछली पकड़ने की नौकाएं होती हैं, तेल, प्राकृतिक गैस यान जो अंतरराष्ट्रीय जल सीमाओं में या उन क्षेत्रों में चलाए जाते हैं जिन पर देश का अनन्य अधिकार होता है। ज्योग्राफी में हमने बताया भी है आपको कि स्थानीय सीमा है ना, अनन्य क्षेत्र, तो आपको पता होगा, तो आप इस अनन्य अधिकार के बारे में आपको पता हो जाएगा। क्लास आपने ध्यान से किया है तो, नहीं तो भगवान मालिक है, नहीं तो आप मालिक हैं। राष्ट्रीय उत्पाद और देशीय उत्पाद का संबंध क्या होता है? इनमें संबंध है कि किसी देश की आर्थिक सीमा में जो किया गया कुल उत्पादन होता है वो होता है घरेलू उत्पाद। देशी उत्पाद किसी देश की आर्थिक सीमा में किया गया कुल उत्पादन, घरेलू उत्पाद। तो किसी देश के निवासियों के द्वारा किया गया कुल उत्पादन
किसी देश के निवासियों द्वारा। भारत का निवासी है, वो विदेश में भी रह रहा, उसके द्वारा जो कुल उत्पादन किया जाएगा वो होगा राष्ट्रीय उत्पाद। भैया समझ गए ना, याद रखना। राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? देशी उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निबल कारक आय। देशी उत्पाद प्लस विदेशों से जो प्राप्त निबल कारक आय है, इन सबको मिलाकर बोलते हैं राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से अधिक होती है, तो अगर हमने जो प्राप्त किया है और जो हमने दिया है, दोनों में से अगर हम जो प्राप्त किए हैं वो अधिक है, तो ये मान के चलना कि विदेशों से जो निबल कारक आय होगी वो क्या होगी? वो धनात्मक। जाहिर सी बात है भाई, हम ज्यादा ले रहे हैं, दे कम रहे हैं, तो धनात्मक ही तो है, हम ऋणात्मक में नहीं ना। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये नॉर्मल बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। औद्योगिक वर्गीकरण क्या होता है? औद्योगिक वर्गीकरण अगर देखें तो उत्पादन इकाइयों का अलग अलग औद्योगिक समूहों या क्षेत्रकों में समूहीकरण जो किया जाता है, उसी को हम औद्योगिकरण बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्या है? वर्गीकरण ही तो है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है भाई? प्राथमिक क्षेत्र वो है कि भाई प्राकृतिक संसाधनों का सीधा सीधा यूज होगा। जैसे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जो उत्पादन होगा वही है प्राथमिक क्षेत्र। कृषि, पशुपालन, याद रखना कौन कौन से आते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनिज निकालना, वानिकी, खनन, सब इसी में आते हैं। इनसे द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। लोहे का खनन किया गया है, वो तब तक प्राथमिक क्षेत्र में है जब तक वो किसी कंपनी में जाके पक्का माल नहीं तैयार होगा, क्योंकि कच्चा लोहा निकाला जाता है जमीन से। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। द्वितीय क्षेत्र क्या है भाई? द्वितीय क्षेत्र है कि एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करना, जैसे कारखाने, विनिर्माण, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, ये सब क्या है? द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। ठीक है। तृतीय क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, इसको बोलते हैं भाई। इसमें सेवाओं का उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाइयां आती हैं। इसमें परिवहन, व्यापार, शिक्षा, होटल, सरकारी प्रशासन, होटलबाजी भी होती है इसमें, वित्त, ये सारे के सारे तृतीय क्षेत्र हमारे सेवा क्षेत्र में शामिल होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय के लेखांकन में राष्ट्रीय आय संबंधी समुच्चय किनको किनको शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय के लेखांकन में, ये हम देखते हैं। तो इसमें देशी और राष्ट्रीय दोनों को शामिल करेंगे। सकल और निबल दोनों को, टोटल और शुद्ध। निबल को शुद्ध भी बोलते हैं, याद रखना, वहां पे ऑप्शन में शुद्ध आ जाए तो ये मत सोच लेना कि वहां तो निबल बताया गया था, इसका मतलब शुद्ध भी होता है, ऑप्शन में शुद्ध भी दे सकते हैं, ध्यान रखना इसका। फिर कारक लागत पर आकलित और बाजार कीमत पर आकलित, जो भी चीजें हैं वही है राष्ट्रीय आय लेखांकन में राष्ट्रीय आय संबंधी समुच्चय है। निबल देशी उत्पाद का मतलब क्या है? निबल देशी उत्पाद मतलब शुद्ध देशी उत्पाद का मतलब होता है सकल देशीय उत्पाद, मतलब कुल देशी उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। जब हम कुल देशी उत्पाद में से मूल्य ह्रास को माइनस कर देते हैं तो हमें निबल देशीय उत्पाद पता चलता। भाई आपको फायदा कितना हुआ है ये पता तो तभी लगेगा जब आपने जितना पैसा लगाया तैयार करने में और जितने का आपने अपना माल बेच दिया। जब माइनस करेंगे हर चीज को, मजदूरी, बिजली आपूर्ति, बिजली उत्पाद जो आपने यूज किया है, ऊर्जा जितना यूज किए हैं, फिर परिवहन, कच्चा माल खरीदने में, सब कुछ जब जोड़ के आप
उस बेचने वाली कीमत को माइनस करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा शुद्ध शुद्ध सही सही क्या है हमारा बेनिफिट। निबल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है भाई? कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। निबल देशी उत्पाद हमने बोला था तो वहां पे सकल देशी उत्पाद हो गया। अंतर सिर्फ सकल का मतलब देशी और राष्ट्रीय का होगा यहाँ। और निबल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। साधन लागत पर अगर हम देशी उत्पाद की बात करेंगे तो इसमें याद रखना बाजार मूल्य पर देशी उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी। सब्सिडी सरकारी सहायता। इसमें एक चीज और याद रखना कि बाजार मूल्य पर देशी उत्पाद माइनस हो जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी हो सकता है इसका फॉर्मूला। साधन लागत पर जो देशी उत्पाद है ना इसका फॉर्मूला ये तो है ही है, बाजार मूल्य पर देशी उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। लेकिन यहां पर ये भी हो सकता है बाजार मूल्य पर देशी उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब समझ गए कि अप्रत्यक्ष कर को अगर हम सरकारी मतलब सब्सिडी सरकारी सहायता या सब्सिडी में माइनस करेंगे तो हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मालूम पड़ जाएगा। साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद क्या है को ही हम साधन लागत पर जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। पॉइंट याद रखना। साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है कि बाजार मूल्य पर सकल देशीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास माइनस निबल अप्रत्यक्ष कर मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और प्लस विदेशों से निबल कारक आय। विदेशों से निबल कारक आय मतलब क्या? शुद्ध कारक आय। शुद्ध कारक आय का मतलब क्या है कि जितना हमने प्राप्त किया और हमारे यहाँ जो विदेशी लोग काम कर रहे हैं जितना हमने उनको दिया उसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा मतलब हम 50 रुपया कमा रहे हैं 30 रुपया दे रहे हैं तो हमारा कितना वो हो रहा माइनस करने पे 20 रुपया बच रहा। तो वही 20 रुपया हमारा क्या है विदेशों से प्राप्त निबल कारक आय। समझ लेना अच्छे से क्या होता है। ठीक है, तो निबल का अप्रत्यक्ष कर का मतलब जो हमने अभी ऊपर बताया था वही है अप्रत्यक्ष कर माइनस सरकारी सहायता या फिर सब्सिडी, तभी निकलेगा हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। निबल का मतलब शुद्ध होता भी है, याद रखना, फिर से बता दे रहे हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां क्या क्या होती हैं भाई? एक तो होती है उत्पादन विधि जो कि मूल्य समृद्धि जैसे होती है। क्या नाम क्या होता है इसमें कि प्रत्येक क्षेत्रक में बाजार कीमत पर सकल मूल्य समृद्धि ज्ञात करने के बाद सभी क्षेत्रकों की मूल्य समृद्धि का योग करने से हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात हो जाता है। मतलब कितना उत्पादन हुआ है, कितना उत्पादन हुआ वो सब कुछ हम देखेंगे ना, सब कुछ मिला के जब देखा जाएगा तो वहीं पे हमारा उत्पादन विधि का प्रयोग होता है। आय विधि का क्या मतलब है? आय विधि मतलब पहले क्षेत्रक के द्वारा किए गए कुल कारक भुगतान, शुरुआत में जो भुगतान किया हमने खरीदारी करने के लिए का आकलन करते हैं इसमें। इसके बाद तीनों क्षेत्रकों के कारक भुगतानों का योग करके हम साधन लागत पर निबल मूल्य वृद्धि या देशी उत्पाद या देशी कारक आयात ज्ञात हो जाता है। समझ आया ना कि आय विधि क्या है भाई? अरे भाई पहले हमने भुगतान किया फिर हमें मिला है तो फायदा क्या हुआ है, इनकम क्या हुई हमारी, ये आय विधि है। इस देशी कारक आयात या देशी उत्पाद के जो घटक होते हैं वो होते हैं क्या क्या? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, किराया और रॉयल्टी जो होती है, रॉयल्टी मिलती है ना लोगों को, ब्याज और उसका लाभ, ये सारे देशीय कारक आयात के घटक होते हैं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, किराया, रॉयल्टी, ब्याज और लाभ। मिश्रित आय बराबर क्या है? मिश्रित आय जो कि सभी कारकों की सम्मिलित आय बोलते हैं। सभी कारकों की सम्मिलित आय को ही मिश्रित आय बोला जाता है। और याद रखना कि साधन लागत पर जब निबल देशी उत्पाद ज्ञात करना होता है तो हमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक, किराया, रॉयल्टी
प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस मिश्रित आय अगर है तो, अगर मिश्रित आय है तो उसको जोड़ेंगे, नहीं तो वो नहीं जोड़ी जाएगी। तभी हमें साधन लागत पर निबल देशीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। व्यय विधि भी एक है, कितना खर्चा किया है कि उपभोग और निवेश पर किए गए व्यय को जोड़ लिया जाता है। ठीक है, उसी को हम देशी उत्पाद पर किया गया जो होता है, ये सब देशी उत्पाद पर किया गया व्यय होता है और इसी में हम व्यय विधि को यूज करते हैं। इसके कुछ घटक होते हैं। इसके क्या घटक है भाई? निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल देशी पूंजी निर्माण और निबल निर्यात, मतलब निर्यात माइनस आयात इक्वल टू निबल निर्यात या शुद्ध निर्यात। प्रयोज्य आय क्या है? प्रयोज्य आय है उपभोग व्यय और बचत के लिए उपलब्ध जो आय होती है। प्रयोज्य आय का मतलब उपभोग व्यय और बचत के लिए जो उपलब्ध आय होती है उसी को हम बोलते हैं प्रयोज्य आय। इसमें कारक आय और हस्तांतरण को शामिल करते हैं, मतलब जो गया और जो आया सबको इसमें शामिल करते हैं। यही काम होता है राष्ट्रीय आय में भी, यही काम करते हैं। अब भारत के संबंध में अगर हम बात करें तो भाई भारत के संबंध में राष्ट्रीय आय की गणना विधि उत्पादन विधि होती है, आय विधि होती है, व्यय विधि होती है। उत्पादन विधि क्या है? समस्त संसाधनों द्वारा कुल अंतिम उत्पादन जो हो रहा है। आय विधि क्या है? समस्त संसाधनों द्वारा जो अर्जित कुल आय है। व्यय विधि क्या है? समस्त उपभोग या व्ययों का योग होता है व्यय विधि। ठीक है, इस बात को हमने इतिहास में बता रखा है कि पहली बार अनुमान किसी ने लगाया था, नाम था उनका दादा भाई नौरोजी 1868 में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इसका आकलन किया कि इनकम क्या है लोगों की। उनके कुछ शीर्षक रहे हैं, ब्रिटिश डेब्ट टू इंडिया करके। स्वतंत्रता से पहले कुछ लोग थे, जैसे कौन कौन? विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, शाह और खंबाता दो नाम है, आरसी देसाई, बी नटराजन। ये लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले इसका आकलन किया था। तो याद रखना, कई प्रश्न पूछा गया है तो हमें ध्यान रखना कि स्वतंत्रता से पहले कौन कौन लोग थे। स्वतंत्रता से पहले एक और थे VKRV राव, जो कि सर्वाधिक वैज्ञानिक अनुमान इन्होंने 1931 और 32 में दिया था, 31-32 में दिया था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद किसने क्या किया? तो स्वतंत्रता के बाद भैया PC महालनोबिस समिति बनाई गई 1949 में, जिसके सदस्य रहे DR गाडगिल, VKRV राव, वही जिन्होंने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया था पहली बार 1931-32 में। अध्यक्ष रहे PC महालनोबिस, सदस्य रहे DR गाडगिल, VKRV राव। 1949 में समिति बनाई गई थी। इस समय वर्तमान में क्या है? वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा यह काम किया जाता है। और याद रखना, यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अगला चैप्टर है सतत आर्थिक विकास। हम सब पढ़ते हैं सतत विकास, है ना? तो सामाजिक आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया होती है भाई। सतत आर्थिक विकास क्या है? सतत विकास क्या है कि वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना सतत विकास है। यही हम पढ़ते हैं। तो सेम यही होगा आर्थिक विकास में भी। क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती हो। पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार की विकास की बात होगी, वही जो कि 1960 के दशक में लोगों के द्वारा औद्योगिकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों की अवगत होने पर विकसित हुई। तो 1960 के दशक में ये प्रक्रिया ये विकसित हुई थी अवधारणा सतत विकास वाली।
85 में पहली बार ओजोन परीक्षण देखा गया था, है ना। तो याद सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत रॉकल कार्सन, नाम याद रखना, रॉकल कार्सन की किताब है, उसका नाम है किताब का द साइलेंट स्प्रिंग। द साइलेंट स्प्रिंग एक किताब है जिसके लेखक है रॉकल कार्सन। इन्होंने 1962 में इसकी अवधारणा दी थी, 1962 में दी थी। 1962 मतलब 1962 है, 82 मत समझ लेना कोई। जो क्या था कि पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई थी। ठीक है। एक है पॉपुलेशन बम क्या होता है, इसकी ये अवधारणा दी थी जीव विज्ञान शास्त्री हैं एक, 1968 में इन्होंने दी, पॉल एरलिच नाम है इनका। पॉल एरलिच जो कि एक जीव विज्ञान शास्त्री हैं, इन्होंने 1968 में पॉपुलेशन बम की अवधारणा दी। इसमें क्या था कि मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन, पर्यावरण के बीच संबंधों पर इन्होंने प्रकाश डाला था। किस पे प्रकाश डाला? जनसंख्या, संसाधन दोहन, पर्यावरण के बीच संबंधों पर, इन 3 चीजों पर इन्होंने प्रकाश डाला था। सतत विकास का अर्थ और परिभाषा क्या होती है ये देखते हैं। सतत विकास का अर्थ और परिभाषा है कि भैया अभिप्राय होता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम, एनवायरनमेंट नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, या ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आर्थिक विकास होना चाहिए भैया, ठीक है, लेकिन पर्यावरण का नुकसान भी ना हो, ये भी ठीक है। विकास तो हो जाए, आर्थिक विकास होना चाहिए भाई, सही है, होना चाहिए, सबके लिए जरूरी है, लेकिन पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। यही है इसका मतलब सतत आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कि भैया वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखना। याद रखना इस बात को। परिभाषा के बारे में देख लें तो परिभाषा है भैया प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग ऐसा होना चाहिए कि जैसे पर्यावरणीय असंतुलन ना हो और प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण भी ना होने पाए। आर्थिक विकास नीतियों को पर्यावरण के अनुरूप बनाने पर जोर देती है। आर्थिक विकास जो नीतियां बनती है ना, उनको पर्यावरण के अनुरूप बनाने पर जोर देती है ये अवधारणा। ठीक है, ये अवधारणा पर्यावरण के विरुद्ध चलने वाली नीतियों में बदलाव लाती है। ये उद्देश्य है इसके। परिभाषा फिर से कि भैया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना समझौता किए, ध्यान रखना, वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करना। ये कहा था आवर कॉमन फ्यूचर, जो कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई थी, ब्रंटलैंड आयोग 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। तो प्रश्न एक बार आया भी है कि आवर कॉमन फ्यूचर किससे संबंधित है? तो सतत विकास से संबंधित था भाई, ध्यान रखना है। तो ब्रंटलैंड की रिपोर्ट है आवर कॉमन फ्यूचर के शीर्षक से 1987 में प्रकाशित हुई है। उद्देश्य क्या होता है सतत विकास का? कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना है, पहली चीज। फिर प्रकृति के नियमों के अनुरूप नई वैज्ञानिक तकनीकों की खोज करनी है। प्रकृति के नियमों के अनुरूप खोज करनी भाई। विविधता की रक्षा करनी है। विकास की नीतियों में स्थानीय समुदायों को शामिल भी करना है, ये भी याद रखना है। ठीक है। फिर शासन की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना और उन्हें अधिक लचीला, पारदर्शी और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना भी इसका उद्देश्य है। उद्देश्य भी है कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाई जाए जो निर्धन देशों की आवश्यकताओं को समझकर बिना उनके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, याद रखना, उनके विकास में मदद करें। मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बाकी आप काम करिए, विकास करिए, सबके लिए। फिर विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ाना भी है इसका उद्देश्य। याद रखना, उद्देश्य बहुत सारे हैं तो उनको याद रखना है, पॉइंट आए तो छूटे ना किसी का। फिर सतत विकास एक मूल्य आधारित अवधारणा है भाई, वैल्यू बेस्ड है।
कि जो परस्पर सह अस्तित्व तथा सभी के लिए सम्मान जैसे आदर्शों की मांग करता है। यह एक निरंतर विकास प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा पर्यावरणीय घटकों में सामंजस्य पर आधारित होती है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है किसी को तो नंबर हमारा है, मैसेज आप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के लिए बैठे हैं। और नंबर ओपन है, उसमें कुछ छिपा नहीं, नंबर पूरा दिख रहा है। 10 अंक होता है, 12 दिख रहा होगा उसमें, +91 भी होगा ना, लेकिन 8 नहीं है। ठीक है ना। तो भैया डाउट है तो पूछिए, हम बताएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र क्या है? कृषि और संबद्ध क्षेत्र का महत्व पहले देख लेते हैं। कृषि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। याद रखना, सकल रोजगार का आधा लगभग 55% है, लगभग 55% रोजगार दे रही कृषि। फिर समग्र राष्ट्रीय आय में लगभग 1/6, 15 से 18 नहीं, इस बार का नया आंकड़ा आया है, 20% का योगदान है भाई, 20% योगदान है। याद रखना, करंट की न्यूज है। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 18% का योगदान भी है, ये भी सही है। ठीक है। देश को अधिकांश जनसंख्या को आश्रय दे रही है ये कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इसीलिए माना जाता है। मतलब 54% रोजगार दे रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है, आश्रय दे रही है। जीडीपी में 20% के योगदान भैया, विदेशी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी 18% का योगदान है, इसीलिए भारत अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कृषि को। लेकिन भारतीय कृषि की कुछ विशेषता भी है। क्या विशेषता भाई? कि काफी हद तक पिछड़ी अवस्था में है, ये विशेषता है, कमी नहीं, विशेषता है। फिर उत्पादकता भी काफी कम है, बड़ी मात्रा में प्रच्छन्न बेरोजगारी, हमने आपको बताया था बेरोजगारी वाले जब चैप्टर पढ़ा रहे तो उसमें हमने बता रखा है, उसको देख लेना, वीडियो फिर से देख लेना, एक बार समझ लेना। प्रच्छन्न, चक्रीय, घर्षण जनित, पता नहीं कौन कौन से, बहुत सारा है ना, तो ये देख लेना उसको एक बार। अनिश्चितता उसमें व्याप्त है। छोटी जोत है, जोत का आकार वो छोटा है ना हमारे यहाँ। अनिश्चितता व्याप्त मतलब मानसून का जुआ भी बोलते हैं भारतीय कृषि को, कि कहीं पर बाढ़ तो कहीं पर सूखा आता है, इस तरीके से होता है ना, तो याद रखना। अच्छा, छोटी जोत हमारा है वो कैसी है कि भाई, जोत हमारे यहाँ 4 प्रकार की है। एक तो सीमांत जोत है, जो 1 हेक्टेयर से कम है। सीमांत जोत, ये कई बार प्रश्न पूछा गया, सीमांत जोत का मतलब क्या है? 1 हेक्टेयर से कम वाला सीमांत जोत। लघु जोत 1 से 2 के बीच में है, मध्यम 2 से 10 हेक्टेयर के बीच में है, और बृहद जोत जो है वो 10 हेक्टेयर से भी अधिक है। समझ रहे हैं ना। चलिए, भारत में भूमि सुधार के कुछ नियम अपनाए गए। वो भूमि सुधार के नियम बहुत सारे अपनाए गए ना भाई भारत में। तो उसका उद्देश्य क्या था? भूमि सुधार का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भाई, ऐसे भू संबद्ध विकसित करना है जहां खेती करने वाले ही वास्तविक मालिक होंगे। पहली चीज, गरीब जमींदारी उन्मूलन किया गया। बहुत सारी जमीनें थी, लोगों के पास परती पड़ी रहती, ऊसर था, बंजर था, बहुत कुछ था। तो लोगों के पास, जब सबके पास जमीनें आ गई थोड़ी 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 थोड़ी, तो क्या हुआ, सब लोग अपनी खेती पर काम करने लग गए। भाई उनकी खेती थी, वो अपना अनाज उगा रहे हैं, वो खेत हरियाली में तब्दील हो गया जो कहीं बंजर दिख रहा था। ठीक है, उद्देश्य ये था। फिर उद्देश्य था कि भू व्यवस्था में समस्त बाधाओं को दूर करना, जिससे शोषण भी रुक सके। भाई मजदूरी करवाते थे, बधुआ मजदूरी टाइप में होता था, ऐसा भी तो होता था, शोषण ही तो होता था। काम क्या हुआ इसमें? मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया भाई। पहली चीज, जमींदारी समाप्त हो गई, भूमि के संबंध में किसानों का सीधे सरकार से संपर्क हुआ। अंग्रेजों के टाइम की को याद कर लीजिए, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था रही। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये हम जमींदारी व्यवस्था की बात नहीं कर रहे, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था की बात कर रहे हैं बस। यहाँ पे सरकार से सीधा संपर्क था, कुछ हद तक ही था, लेकिन था जरूर। ठीक है।
चलिए आगे क्या हुआ, काश्तकारी सुधार किया गया कि लगान का नियमन हुआ, काश्त अधिकारों का संरक्षण हुआ, काश्तकारों को भूमि का मालिकाना हक मिल गया, कृषि का पुनर्गठन किया गया भाई, है ना। हदबंदी, चकबंदी नाम सुना होगा आपने। तो क्या था, अधिकतम भूधारकता का निर्धारण कर अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों में बांट दी गई। ये कृषि के पुनर्गठन के अंतर्गत किया गया। चकबंदी अपनाएगी भाई, बहुत जगह बहुत जगह छोटे छोटे थोड़ा सबका खेत था, उनको एक साथ करके एक जगह दे दिया गया, जिनके जैसे मौके पर था उसी अनुसार उनको जमीनें अलॉट हो गई, है ना। ऐसे ही हुआ था चकबंदी। हदबंदी क्या है, हदबंदी यही है कि भैया एक सीमा निर्धारित कर दी गई है, इससे ज्यादा खेत जमीन किसी के पास नहीं होगी, और जो इससे ज्यादा है वो भूमिहीनों को बांट दी जाएगी। ये थी हदबंदी। हदबंदी, हदबंदी बोलते हैं इसको। और चकबंदी, थोड़े थोड़े खेत जो बहुत दूर बहुत दूर दूर लोगों के पास थे, उनको एक साथ समेट दिया गया, एक ही जगह पर लाकर रख दिया गया, है ना। ये है हदबंदी और चकबंदी। सहकारी कृषि को प्रोत्साहन मिला, इसी में हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति क्या है भाई, हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता में तीव्र वृद्धि लाकर भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कार्यक्रमों का एक समुच्चय था हरित क्रांति, ठीक है। नॉर्मन ई बोरलॉग, विश्व स्तर पर नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है भाई, याद रखना, प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो द्वारा मेक्सिको के रहने वाले, मेक्सिको बीजों पर अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीज, हाइब्रिड हाई यील्ड वैरायटीज की खोज की इन्होंने, और जिससे क्या हुआ, काफी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो सका, अतः इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता। कहां, विश्व में, हमने पहले बता दिया। फिर भारत में हरित क्रांति के जनक कौन, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है भाई। ये भारत में भी मेक्सिको पद्धति अपनाने पर जोर दिया इन्होंने, किसने, MS स्वामीनाथन ने, और भारतीय कृषि की आत्मनिर्भरता की नींव रखी। क्या थी नींव, हरित क्रांति के अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले बीजों को उर्वरक और सिंचाई के माध्यम से पोषण दिया गया तथा कीटनाशकों के माध्यम से संरक्षित किया गया। मतलब क्या, पैकेज कार्यक्रम, याद रखना, पैकेज कार्यक्रम के रूप में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में, जिसमें उच्च उत्पादकता वाले बीज, कीटनाशक रसायन और सिंचाई के साथ साथ पोषण, ये पैकेज कार्यक्रम था। एक गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया। गहन कृषि जिला कार्यक्रम क्या था, 1960-61 में शुरू हुआ और 1966 में क्या किया कि इसको पूरे देश में लागू कर दिया। मतलब 60-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू हुआ और 1966 में लाकर इसको क्या किया, पूरे देश में लागू कर दिया गया। फिर दूसरी हरित क्रांति आती है। हरित क्रांति के 3 चरण हुए हैं, याद रखना। इसमें क्या किया गया, कृषि में फसलों के दायरे और क्षेत्रों में वृद्धि हुई। जैसे पहले वाले में क्या था, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, दूसरे वाले में थोड़ा दायरा बढ़ा कर दिया गया। तो क्षेत्रों में वृद्धि के साथ साथ कृषि को संपोषणीय बनाने हेतु कार्बनिक कृषि को अपनाने पर जोर दिया गया। दूसरे वाले में संपोषणीय बनाने के लिए कार्बनिक कृषि को अपनाने पर जोर दिया गया दूसरी हरित क्रांति में, जिसमें क्या हुआ, पूर्वी उत्तर भारत सहित अनेक ऐसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया जहां संभाव्यता तो है परंतु हरित क्रांति सफल नहीं हो पाई थी। अब इस समय दलहन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, दलहन पर फोकस किया गया, इस बार दलहन पर भी फोकस किया गया, मतलब ये था। तो याद रखना, कृषि वित्त के स्रोत क्या होते हैं। कृषि वित्त के स्रोत भाई, कृषि के लिए ऋण भी लेना होता है ना किसानों को, तो कैसे, एक तो संस्थागत स्रोत है। संस्थागत स्रोत में सर्वोच्च संस्था के रूप में नाबार्ड है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई है, 1982 भैया याद रखना, 1982 में इसकी स्थापना हुई है। ये क्या करता है, कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं का विनियमन करती है, रेगुलेट करती है नाबार्ड।
सबसे सर्वोच्च संस्था है इस क्षेत्र की। इसमें वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और सरकार, ये सभी इसमें है। तो वाणिज्यिक बैंक का 75% योगदान, 12.05% क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का योगदान और 12.26% है ना, 12.26% सहकारी बैंकों का योगदान। यही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है भाई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना 1975 में हो रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई। ग्रामीण इसमें क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 50% केंद्र सरकार, 35 वाणिज्यिक बैंक और 15% राज्य सरकार का योगदान होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 50 केंद्र सरकार है, 35 वाणिज्यिक बैंक है और 15 है राज्य सरकार। ये ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित संस्था है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सहकारी बैंक भी है। ये 3 स्तर के होते हैं भाई, एक तो राज्य सहकारी होता है, एक केंद्र सरकारी सहकारी, एक प्राथमिक सहकारी। तो जो राज्य सहकारी वो राज्य स्तर पर होता है, केंद्रीय सहकारी जो होता है वो जिला स्तर पर होता है। याद रखना, केंद्रीय स्तर मतलब केंद्र स्तर पर नहीं, केंद्रीय स्तर पर मतलब जिला स्तर पर। और प्राथमिक सहकारी शाखा संगठन जो है वो स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, राज्य सहकारी के बारे में याद रखना, शेष दोनों का विनियमन करते हैं। यही राज्य सहकारी जो बैंक है राज्य स्तर पे, वही केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी शाखा संगठन का विनियमन करता है। और याद रखना, उपभोक्ता से सीधे इनका संपर्क नहीं होता है। किसका? राज्य सहकारी बैंक का संपर्क सीधे जनता से या सीधे ग्राहकों से नहीं होता है। नोट है कि कृषि में दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंकों द्वारा दी जाती है। कृषि में जो दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है वो भूमि विकास बैंकों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इसमें क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? 100% भारत सरकार की है, याद रखना। 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। इसमें सभी किसान, सभी किसान इसमें शामिल है। गरीब मतलब छोटा किसान चाहे बड़ा किसान कोई भी होगा। प्रत्येक 4 महीने में 2000 रुपये सहायता राशि मिलेगी इनको। ठीक है। कृषि विद्युत 2030 तक 4 किलोवाट प्रति हेक्टेयर करना है, जिससे खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। और भारतीय ट्रैक्टर उद्योग है जो कि संसार का सबसे बड़ा उद्योग भी है, मतलब 1/3 में है अकेले, तो जिसमें पिछले 4 दशक में 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हो रही है। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है ना? थोड़ा सा और देख लो, चलिए और थोड़ा देख लो। एक है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई है भाई, 2014-15 में, याद रखना। इसके अंतर्गत कृषि मशीनरी का प्रशिक्षण प्रदर्शन करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। क्या है ना, पता चल गया? राष्ट्रीय कृषि बाजार स्कीम है, ये क्या है? इसमें किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिलाना इसका लक्ष्य है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार स्कीम को मूल उद्देश्य है कि भैया किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिया जाए। कृषि जिंसों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करना है उद्देश्य। ई नाम का शुभारंभ हुआ है कब? 14 अप्रैल 2016 को। ई नाम का शुभारंभ 2016 में 14 अप्रैल को हुआ है। ये क्या है? एक ई नाम क्या है भाई? अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल है। अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल है। निवर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों को एकीकृत करके कृषि जिंसों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन किया जाता है या सृजन करता है। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? नहीं, मुद्रा नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या भाई? इसकी शुरुआत हुई 19 फरवरी 2015 को।
19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरुआत हुई है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। स्वस्थ धरा खेत हरा इसका लोगो है। स्वस्थ धरा खेत हरा थीम है भाई, आदर्श वाक्य है स्वस्थ धरा खेत हरा। उद्देश्य है कि किसानों को उनकी भूमि की गुणवत्ता के प्रति जागरूक करके उर्वरकों के अति प्रयोग को रोकना तथा पर्यावरण के प्रति लोचशील बनाना है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आगे उद्योग क्षेत्र देखेंगे अगले वीडियो में, तो भैया वीडियो को ध्यान से सुनिए और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, अंतिम समय है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, पूरा जोर लगा दो। अब आराम बिल्कुल नहीं करना है भाई, मेहनत कर लीजिए, कुछ ही समय की बात है, उसके बाद आराम ही है, आराम ही आराम है फिर तो, है ना। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।